Warm welcome to my dear students, myself Amrit Kumar Pathak, and today we will discuss about the model question of 2025 and their solution. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट? बेसिक यूनिट मेजरमेंट का कौन सा नहीं है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि बेसिक यूनिट होता क्या है। तो बेसिक यूनिट को ही हम लोग दूसरे शब्दों में फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं या फिर बेस क्वांटिटी बोलते हैं। तो टोटल 7 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा जो हमारा क्वांटिटी है वो हमारा है लेंथ। फर्स्ट जो क्वांटिटी हमारा है वो है हमारा लेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर। दूसरा जो क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं मास, जिसका यूनिट होता है केजी। थर्ड क्वांटिटी हमारा टाइम, जिसका यूनिट होता है सेकेंड। फोर्थ क्वांटिटी हमारा टेम्परेचर, जिसका यूनिट होता है केल्विन। फिफ्थ क्वांटिटी हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट होता है एम्पियर। सिक्स्थ क्वांटिटी है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडेला। और 7 जो क्वांटिटी है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल। ठीक है, इसको हम लोग MOL से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। तो हमारे ऑप्शंस को हम ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है टाइम। तो हम देख पा रहे हैं कि टाइम जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि बेसिक यूनिट है। तो इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी काउंट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ध्यान से हमको देखना होगा, नोट अ बेसिक यूनिट। ठीक है, जो नहीं है उसको हमको आंसर करना है। तो इन 7 में से आप देखो टाइम, टेम्परेचर और मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। सिर्फ मोमेंटम ऐसा है जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि मोमेंटम को हम लोग डेराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि हम लोग इसको फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि क्या है? डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन किसके बराबर होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन में आप देख सकते हो ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है? फोर्स। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फोर्स। तो फोर्स जो होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? MLT-2 होता है। MLT-2 होता है। और काइनेटिक एनर्जी का अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है 1/2 mv² मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला का बात करें तो क्या होगा? मास होगा, मास का m हो जाएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L/T। इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा mL²T-2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो वो होता है mL²T-2। लेकिन अगर हम फोर्स का बात करें तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमको पता है, वो होता है MLT-2, जो कि करेक्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन की ओर हम जाते हैं, प्रेशर।
प्रेशर का फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है mLT-2 होता है। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होगा L²। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पास जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आएगा वो आएगा mL-1T-2। ये भी काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, मोमेंटम। मोमेंटम का अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को भी हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला का बात करें तो mL-T-1 ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लास्ट है हमारा वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि लेंथ, यानी कि फोर्स इनटू लेंथ को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। तो फोर्स का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं, mLT-2 होता है, इनटू क्या है, L है। अगर हम इसको सॉल्व कर दिए तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mL²T-2। और आप ध्यान से देखिए, जो डायमेंशन वर्क का होता है वही डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का भी होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक गाड़ी जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, यानी कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, और 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा हमारा, 30 मीटर पर सेकेंड होगा। अब हमको क्वेश्चन देता है कि इन 5 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड में वो कितना एक्सेलरेट करेगी। टाइम हमारा दिया हुआ है, गिवन टाइम है 5 सेकेंड, और बोलता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पे बात करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है, 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 अपॉन टाइम कितना है, 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 अपॉन 5 यानी कि हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू द मोशन विथ। बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, यानी कि जो मोशन का इक्वेशन है वो इनमें से किस पे डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे इक्वेशन ऑफ मोशन डिपेंड नहीं करता। हमारा आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर वो होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन। बोल रहा है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे जिधर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा उसमें क्या चेंजेस आएगा। तो आप सिंपल समझिए, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में, मतलब जिधर वो मोशन कर रहा है उधर ही अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप जानते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी
डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इन दोनों क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे भी और मास पे भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन का टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन का, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हम लोग क्या जानते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है वो उसका रिलेशन किस प्रकार से होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बात कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा है तो उसका टाइम के साथ रिलेशन क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो टाइम भी हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। बोल रहा है कि किस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर मोशन करता है, सेम डायरेक्शन में मोशन करता है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। यानी कि सेम डायरेक्शन में अगर मोशन होगा दो वेक्टर का तो क्या होगा, हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नोन एज। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डॉट प्रोडक्ट, ओके। एक सेकेंड, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग इसको बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको स्केलर प्रोडक्ट का दिया हो सकता है, मेन एग्जाम में आपको क्वेश्चन वेक्टर प्रोडक्ट का भी पूछ सकता है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को भी कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। बोल रहे किस एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव कराएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कराएंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप ध्यान से पढ़े होंगे कि 45 डिग्री के एंगल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम मूव कराते हैं, मान लीजिए एक क्रिकेटर है, एक बैट्समैन है, वो अगर 45 डिग्री के एंगल पे किसी बॉल को हिट करता है तो वो बॉल जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन अ कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। बोल रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के समय कौन सा क्वांटिटी जो होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को समझेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन आखिर होता क्या है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बिना किसी फ्यूल के ऑब्जेक्ट अगर फ्लाई कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कर्व्ड फ्लाई करता है इस तरह से। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो कंपोनेंट बनाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इसको आपको समझना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बनेगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए स्पीड का, तो आप देख पा रहे हो स्पीड जो है लगातार चेंज हो रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन जो होगा बिल्कुल गलत होगा। दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है हमारा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इसमें आप देख सकते हो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज।
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किस चीज को बताता है? सबसे पहले हमको इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता ही है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो F इज इक्वल टू हो जाएगा K dP अपॉन dt, और अगर वैल्यू मान लीजिए K का 1 है तो फोर्स जो होगा उसका जो वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? dP अपॉन dt हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक अ रिजिड वॉल विद अ वेलोसिटी u। एक बॉल है जिसको हम किसी रिजिड वॉल में फ्लाई करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, ठीक है, जिसका मास क्या है? m है, मास है बॉल का m, और जो स्पीड है वो कितना है? u है। तो अगर हम इनिशियल स्पीड का बात करें या इनिशियल मोमेंटम का अगर हम बात करते हैं, इनिशियल मोमेंटम का अगर हम बात करते हैं तो वो कितना होगा? मोमेंटम इज इक्वल टू हमको पता है वो होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इनिशियल मोमेंटम का अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? mu होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन में कि अगर एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड, अगर वो सेम स्पीड के साथ टकरा करके वापस हमारी ओर आता है तो रीबाउंड करेगा, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो जो फाइनल मोमेंटम हमको मिलेगा, फाइनल मोमेंटम जो मिलेगा वो कितना होगा? माइनस mu होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि द इंपल्स imparted to the ball of the ball is, तो इंपल्स कितना होगा, है ना? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि इंपल्स जो होता है, इंपल्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इंपल्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा? माइनस mu है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? वो mu है। अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो -2 mu आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, -2 mu इज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुब्रिकेशन इज यूज टू। लुब्रिकेशन हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो आपको पता है जब हम फ्रिक्शन को अगर हम लोग फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लुब्रिकेशन का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं, मोबिल वगैरह डालते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डिक्रीज द फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अ फोर्स of 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। एक न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है जिसका मास कितना 1 kg है। देन फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। बोल रहा है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा। तो आप जानते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है। फोर्स लग रहा है हमारा 10 न्यूटन का, मास हमारा कितना है? मास हमारा 1 kg का। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ मास m। अगर कोई बॉडी जिसका मास m है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ ऑफ mv² होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वो हो जाएगा 1/2 m² v² अपॉन m हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन m। और हम लोग क्या जानते हैं कि चूंकि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मोमेंटम का वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि हमारा वैल्यू होगा हाफ p² अपॉन m। तो अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है
उसका रिलेशन मोमेंटम के साथ इस प्रकार से आता है कि p²/2m। जैसा कि आप इक्वेशन जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इसके साथ आपका जो आंसर है वो मैच करता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है मोमेंटम के साथ वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर/2m होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट will be the kinetic energy of an object when its velocity is ट्रिपल। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज हो जाएगा, कितना टाइम्स वो इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम लोग फिर से क्वेश्चन फॉर्मूला में आते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है ½ mv²। ठीक है, अगर हम जैसा कि क्वेश्चन बोला है कि अगर हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हम वेलोसिटी v के जगह में क्या पुट कर दें, 3v पुट कर दें, तो क्या होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम 3v पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो क्या होगा, ½ m इंटू v की जगह हम 3v पुट करेंगे, 3v का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 9 इंटू ½ mv²। ठीक है, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो वेलोसिटी को 3 टाइम्स करने पर क्या हो रहा है, 9 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है। तो 1 हॉर्स पावर का जो वैल्यू है वो इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट्स 746 वाट के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। किलोवाट आवर जो है वो किसका यूनिट होता है, तो किलोवाट आवर जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोल रहा है कि ट्रांसलेटरी एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ इनमें से किसका होता है। तो आप जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो रोटेशनल मोशन होता है। टॉर्क का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, रोटेशनल मोशन होता है। फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन है बट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एनालॉग नहीं करता है। ठीक है, वेलोसिटी का भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास होगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड। बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास किसी रॉड का कहां पर लोकेटेड होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो टोटल मास है, जो बैलेंस हम किसी बॉडी को जिस जगह से कर सकते हैं, जैसे कि ये एक बॉडी है, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो हम एक मिड पॉइंट पे हम इस रॉड को बैलेंस कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ, इसी को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो किसी लॉन्ग रॉड का अगर हम सेंटर ऑफ मास का हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा किसी भी सॉलिड स्फीयर का वो कितना होता है। तो नॉर्मल इसका फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। बोल रहा है कि किसी भी मतलब अर्थ से अगर किसी बॉडी को बाहर हम अंतरिक्ष में भेजना चाहें जिससे कि वापस वो अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से वापस अर्थ पे ना आ पाए, तो इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। वो कितना होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी का एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम किसी बॉडी को हम 11.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हम भेजते हैं, फेंकते हैं, तो वो बॉडी वापस जो है अर्थ में नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन
एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड। बोल रहा है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में, केपलर लॉ आप लोग पढ़े होंगे, केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ क्या बताता है? प्लैनेट के पोजीशन को बताता है, ठीक है। तो उसी केपलर्स लॉ से हम लोग सन के लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सन का जो लोकेशन होता है वो क्या होता है? एट वन ऑफ द इट्स फोकाई होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The weight of the object on the moon is approximately fill in the blanks of its weight on earth। बोल रहा है कोई बॉडी जो है उसका वेट अर्थ में जितना है, अगर हम उस बॉडी को मून में ले जाएं तो उसके वेट में क्या चेंज आएगा। तो आप जानते हो कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है ना, वो डिपेंड करता है उसके ग्रेविटेशन पे, ठीक है। तो अगर हम मून के ग्रेविटेशन का बात करें तो अर्थ की तुलना में 1/6 टाइम जो है वो कम होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी बॉडी को मून के पास ले जाए तो उसका जो मास होगा और उसका जो वेट होगा वो 1/6 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, फॉर द सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिटल अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऑर्बिट के अराउंड क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। कोई सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट में, तो उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, या फिर उन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वो कितना होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है हाफ, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज। आप जानते हो इलास्टिसिटी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? वैसा फोर्स जो किसी बॉडी पर, अगर हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और अगर हम उस बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो बॉडी के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है जिससे कि वो अपना ओरिजिनल शेप में वापस आ पाए। इसी को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है हमारा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला ही होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है 27, सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेस्ड टू काउज अ लार्ज स्ट्रेन। बोल रहे कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेन क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, स्ट्रेन होता है चेंजिंग डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि ये रेशियो होता है चेंजिंग डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन के बीच का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें उस सब्सटेंस का तो वो होगा इलास्टोमर। इलास्टोमर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका जो स्ट्रेन होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, यानी कि इसमें जो चेंजेज आता है वो बहुत ज्यादा आता है। जो चेंज इन लेंथ होगा या फिर चेंज इन वॉल्यूम होगा या फिर चेंज इन एरिया का हम बात करें तो तीनों में जो चेंजेज आता है वो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इलास्टोमर का आता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि 1 पाउच इज इक्वल टू, 1 पाउच का जो वैल्यू होता है, 1 पाउच का वैल्यू किसके इक्वल होता है? तो 1 पाउच का जो वैल्यू होता है वो 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर अ फ्लूइड इन मोशन इज। बोल रहा है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है किसी भी फ्लूइड का मोशन में वो किसके इक्वल होता है? 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो है बोल रहा है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस किसी भी फ्लूइड के मोशन का है वो किसके इक्वल होता है। तो ऑप्शन हम ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बोल रहा है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट। तीसरा ऑप्शन क्या है? प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और चौथा ऑप्शन हमारा नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट के इक्वल होता है, ना कि आपका
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट का। जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट का होता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप्स। एक वाटर है, वाटर के ड्रॉप्स हैं, उसको हम 2 डिफरेंट ड्रॉप्स में स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। मान लीजिए एक ड्रॉप था, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो 2 ड्रॉप बनेगा। बोल रहा है कि अगर 2 ड्रॉप बनेंगे तो जो 2 ड्रॉप्स का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा सिंगल वन का। मतलब इन 2 का जो भी वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू कहने का मतलब है क्या इन दोनों का रेडियस को अगर हम सम कर दें तो जो सिंगल ड्रॉप था उसका रेडियस इक्वल होगा। ये तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि अगर हम सिंगल ड्रॉप का रेडियस का बात करें तो सिंगल ड्रॉप का रेडियस कम होगा, लेकिन अगर ये 2 ड्रॉप में डिवाइड हो जाएगा तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी हमारा क्या होगा, अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है हमारा, सरफेस एनर्जी। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी इंक्रीज होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो चौथा ऑप्शन डी जो वॉल्यूम है, अगर हम किसी एक ड्रॉप का वॉल्यूम लेते हैं और उसी ड्रॉप को अगर 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, उसके बाद भी उसका जो वॉल्यूम होता है दोनों सेम होता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अगर 1 ड्रॉप है तो 1 ड्रॉप ही रहेगा। ठीक है, तो स्प्लिट हो चाहे फिर वो और भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, वॉल्यूम होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, व्हेन अ वाटर इज heated from 0 डिग्री to 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज। बोल रहे हैं कि अगर हम किसी वाटर को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है उसमें क्या डिफरेंस होगा या वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा। तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज करता है। हम 0 डिग्री सेल्सियस का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 4 डिग्री सेल्सियस। यही कारण होता है कि जो मछलियां हैं ठंड के समय में भी बर्फ जम जाने के बावजूद जो है मछलियां सरवाइव कर लेती है पानी के अंदर। ठीक है, तो ये रीजन है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज। बोल रहा है कि अगर कोई एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा। तो आप जानते हो कि कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जो फुल्ली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। बोल रहे हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। आप जानते हो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर हम एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के साथ थर्मल कंडक्टिविटी में है और दूसरा बॉडी किसी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल कंडक्टिविटी में है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पहला बॉडी होगा वो भी थर्ड बॉडी के साथ थर्मल कंडक्टिविटी में होगा। मतलब टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर के बारे में बात हो रहा है, इंटरनल एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है, हीट एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बातें हो रही है थर्मल कंडक्टिविटी का बात हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर का बात हो रहा है। तो जीरोथ लॉ बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज को लीड करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ, एक सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो किस चीज को लीड करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिकली लीड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम लोग क्या जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा, सिर्फ एनर्जी क्या होगा, एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और यही कॉन्सेप्ट जो है हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज। आर का जो एसआई यूनिट होता है वो कितना होता है? तो आर का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एसआई यूनिट आपको गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो होता है वो जूल पर मोल पर केल्विन होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इन मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। बोल रहे कि एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तो आप जानते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है कि आपका गैस मॉलिक्यूल कैसा है। अगर वो मोनो एटॉमिक है तो वो 3 डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस में भी जाएगा, वाई एक्सिस में भी जाएगा और किधर जाएगा, जेड एक्सिस में भी जाएगा। तो तीनों एक्सिस में वो मूव हो रहा है, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो कितना होगा, हमारा 3 होगा। कोई भी मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटॉमिक का बात कर रहा है। ठीक है, मोनो मतलब होता है सिंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दैट कंप्लीट 10 ऑसिलेशन। बोल रहा है कि एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा, पेंडुलम आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग हिंदी में लोलक भी बोलते हैं। कि मान लीजिए एक सेकेंड, मान लीजिए ये लोलक है, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से मूव करता है। अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट कराते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर वापस यहाँ तक आता है, इसको हम 1 ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए 10 ऑसिलेशन हो रहा है पेंडुलम का और कितना सेकंड टाइम लग रहा है, 20 सेकंड टाइम लग रहा है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 10 है, और टाइम कितना लग रहा है हमारा, 20 सेकेंड लग रहा है। तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करिएगा, किससे, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है टोटल टाइम अपॉन टोटल ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड, टोटल टाइम हमारा कितना है, टोटल टाइम हमारा 20 सेकेंड है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 10 है। सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 2 सेकेंड। कितना होगा, 2 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है, आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन टू कंप्लीट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जितना बार ऑसिलेट करेगा, मान लीजिए ये वेव है हमारा, ठीक है, तो 1 सेकेंड के अंदर ये वेव जितना बार ऑसिलेशन करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम 1 ऑसिलेशन बोलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 2 ऑसिलेशन बोलेंगे। तो इस तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकेंड के अंदर जितना टाइम्स ऑसिलेट करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। आपको पता है ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, इसी को हम साइनोसॉइडल वेव भी बोलते हैं, यानी कि ऐसा वेव जो साइन के फॉर्म में मोशन करता है। और आपको पता है कि साइन के फॉर्म में अगर मोशन का हम बात कर रहे हैं तो साइनोसॉइडल फॉर्म में जो मोशन होता है वो लाइट का होता है। तो ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जांपल क्या है, लाइट वेव है। ठीक है, चलिए अगर हम साउंड वेव का बात करते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लाइट वेव होगा। नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ वेव कॉल्ड। बोल रहा है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा किसी पार्टिकल का वेव के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए हम लोग एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये एक वेव है, ये एक वेव है, आप जानते हो ये, इसको हम वेव बोलते हैं। ठीक है, ये साइनोसॉइडल वेव है। तो आप जानते हो अगर हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो ये इस वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं।
ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा क्या, एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन हमारा दिया द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का बात हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बट हमारा ऑप्शन और भी है, जैसे वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, देखिए ये जो आपका हाइट वाला किसी वेव का जो सबसे आउटर मोस्ट हाइट का बात कर रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है, और लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो इस पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे, इस पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो हम अभी आपको बताएं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा वही क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। टाइम पीरियड भी हम आपको बता चुके हैं। टाइम पीरियड क्या है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना हमको मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा वही क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। ये तो आप लोगों ने देखा कि ये हम लोगों ने मॉडल सेट जो 2025 का झारखंड सरकार के द्वारा जो जैक बोर्ड के द्वारा दिया गया है उसको हम लोगों ने सोल्व किया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों का ये प्लान है कि इस वीक जो है हम लोग चैप्टर वाइज क्लास 11th के एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे कोचिंग सेंटर, साइंस सेंटर आप पहुंच सकते हैं, जो कि आपका पालकोट रोड में एसबीआई बैंक के पीछे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और आप लोग लाइव क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करने का समय है 12 बजे से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक हमारा लाइव क्लास चलेगा। उसमें भी आप लोग लाइव भी जुड़ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आकर के साइंस सेंटर के कोचिंग में आकर के आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।